कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। रमाकांत जी की पत्नी देवकी जी कहती है, आपने वीरेन को यहाँ क्यों बुलाया है? वह लड़का इतना बिगड़ा हुआ है, आप ही ने मुझे बताया था। मैं क्या करूं देवकी, वो लड़का कितना जिद्दी और बिगड़ा हुआ है। अगर मैंने उसका कहना नहीं माना तो ना जाने क्या कर बैठेगा। फिर मेरी नौकरी का सवाल भी है। मैंने उससे बुला तो लिया, पर मुझे डर लग रहा है कहीं वो कुछ गलत ना कर जाए। उसके सारे बिगड़े हुए दोस्त भी साथ में हैं। सुनिए जी, आप यह बात अपने मालिक मल्होत्रा जी को बता दीजिए कि वीरेन यहाँ आया हुआ है। नहीं देवकी, अगर मैंने वीरेन के बारे में सर को बता दिया तो वो इसके साथ जो करेंगे सो करेंगे। लेकिन ये बातें वीरेन को पता चली तो वो हमारे साथ क्या करेगा तुम्हें पता नहीं है। अब जो भी हो आने दो, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। अगले दिन सुबह मनोहर जी का परिवार रमाकांत जी के घर पहुंच जाता है। सब लोग साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। बड़े लोग साथ बैठकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं। सभी बच्चे आंगन में बैठकर अंताक्षरी खेलते हैं। गोपी कहती है, तुम लोग खेलो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। इतने में एक लग्जरी कार रमाकांत जी के घर के पास में आकर खड़ी होती है। सभी बच्चों की नजर कार पर पड़ती है। कार से वीरेन उतरकर बाहर खड़ा होकर अंकित को अपने पास बुलाता है और अंकित दौड़कर उसके पास जाकर पूछता है, बोलो भैया, क्यों बुलाया आपने? रमाकांत अंकल का घर यही है क्या? जी भैया, यही है हमारा घर। तुम कौन हो? मैं उनका बेटा हूँ। वीरेन बड़े रोब में बोलता है, ठीक है ठीक है, अपने बाप को बाहर बुला कर ला। अंकित वीरेन को घूरते हुए देखता है। क्या घूर रहा है? जल्दी बुला कर ला। अंकित अंदर जाता है और अपने पापा से कहता है, पापा, आपको कोई बाहर बुला रहा है। बड़ा ही बदतमीज लग रहा है, उसको बोलने की तमीज तक नहीं है। चलिए जल्दी। रमाकांत जी समझ गए कौन होगा वो। जल्दी दौड़कर बाहर आते हैं और वीरेन के पास जाकर बोलते हैं, अरे वीरेन बाबा, आप यहाँ? आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अंकल यहीं से हमें वापस भेजने का विचार है क्या? हमें अंदर नहीं बुलाओगे? क्यों नहीं बाबा, अंदर चलिए। वीरेन अंदर आता है और मुंह टेढ़ा करके रमाकांत जी के घर को देखता है। रमाकांत जी वीरेन को बैठने के लिए कहते हैं और अपनी पत्नी से चाय कॉफी की व्यवस्था करने को कहते हैं। इतने में गोपी वॉशरूम से बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ? क्यों तुम लोगों के बीच सन्नाटा पसरा हुआ है? तब पारुल कहती है, यार गोपी, शहर के बदतमीज लड़के यहाँ पर आए हुए हैं। पता नहीं वो कौन है, शायद पापा को वो लोग जानते हैं। क्या बदतमीजी की? बस मत पूछो। घर के अंदर ऐसे जा रहा था जैसे उसके बाप का घर हो और अंकित से कहता है, अपने बाप को बाहर बुला कर ला। अच्छा, मेरे होते हुए उसकी ऐसी हिम्मत, अभी सिखाती हूँ उसे सबक। गोपी कुछ देर सोचकर कहती है, यार पारुल, अंकित वो लोग ताऊ जी को कैसे जानते हैं? पता नहीं, हमें भी कुछ समझ नहीं आया। फिर सब उसकी गाड़ी के पास जाते हैं और कहते हैं, यारो, गाड़ी तो किसी रईसजादे की लगती है, तभी तो इतना घमंडी लग रहा है। अच्छा, रईस होगा तो अपने लिए होगा, अपने पैसों के गुरूर में हमसे बदतमीजी करेगा। चलो देखते हैं वो कौन है। सब लोग अंदर जाते हैं। गोपी वीरेन को देखकर चौंक जाती है। तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तब वीरेन भी गोपी को देखकर चौंक जाता है और अंदर से खुश हो जाता है। मन ही मन में कहता है, मैंने सोचा नहीं था तो यहाँ और इतनी आसानी से मुझे मिल जाएगी। मेरी हिम्मत तूने देखी कहाँ है? तेरे लिए ही तो यहाँ आया हूँ, जंगली गवार। अब देखती जा,
तेरे साथ मैं क्या करता हूँ। शैतानी नजरों से गोपी की ओर देखता है। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से बेइज्जत करके निकालेंगे। वीरेन और गोपी की बातें सुनकर घर के लोग अचंभित होते हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि गोपी और वीरेन एक दूसरे को कैसे जानते हैं। रमाकांत जी, गोपी बेटा, तुम वीरेन बाबा को कैसे जानती हो? ताऊ जी, जब हम घूमने गए थे तब मेरे साथ इन्हीं लड़कों ने बदतमीजी किया था। इनके साथ और भी थे। ताऊ जी, आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है? इसे जाने के लिए बोलिए, नहीं तो मैं क्या कर बैठूंगी। इनके साथ मेरा खून खोल रहा है। इन्हें देखकर गोपी बेटा, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वो वीरेन बाबा की कंपनी है। यहाँ जो शोरूम बन रहा है वो भी इन्हीं का है। वीरेन बाबा की यहाँ घूमने की इच्छा थी, इसीलिए यहाँ आए हैं। पर रमाकांत जी समझ चुके थे वीरेन उनके घर और यहाँ घूमने की जिद क्यों कर रहा था। जो भी हो ताऊ जी, इसको यहाँ से जाने के लिए बोलिए। पैसे वाला होगा तो अपने लिए होगा। इतने में वीरेन कहता है, क्यों, ये सारा रामपुर तेरा है, क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? फिर रमाकांत अंकल हमारे नौकर हैं, वो जो मैं कहूँगा वही करेंगे, समझ गई? फिर अचानक वीरेन चुप हो गया, कुछ सोचने लगा और जल्दी खड़ा होकर कहने लगा, रमाकांत अंकल, हाँ, हमने इसके साथ उस दिन गलत हरकत की थी। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसीलिए ऐसा हुआ। उस दिन की गलती के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वीरेन उठकर गोपी के पास जाकर कान पकड़कर खड़ा होता है और कहता है, आई एम सॉरी जंगली बिल्ली, अब तो खुश होना। मैंने उस दिन के लिए तुमसे सॉरी बोल दिया है। लेकिन रमाकांत जी को समझ नहीं आ रहा था कि वीरेन जैसे ढीठ लड़के ने कैसे गोपी से माफ़ी मांगी है। वो मन ही मन में कहता है, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। अब ये अच्छा होने का नाटक किस मकसद से कर रहा है? अंकल किस ख्याल में खो गए? आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? रमाकांत जी सक पका कर कहते हैं, कोई बात नहीं बाबा, कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है। जंगली बिल्ली, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। माफ़ और तुम्हें कभी नहीं। तुम जैसे बदतमीज लड़कों से गोपी बात नहीं करती है। चले जाओ यहाँ से और कभी हमारे गांव भी आना नहीं, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतने में मनोहर जी कहते हैं, गोपी बेटा, इन्होंने माफ़ी मांग ली है, अब माफ़ कर दे। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। इतने बड़े घर का बेटा यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं बाबा, इसे आप नहीं जानते हैं, यहाँ आकर अच्छा होने का नाटक कर रहा है, बोल कुछ रहा है और चेहरा कुछ और बता रहा है। गोपी बेटा, बस भी करो, ख़त्म कर इस झगड़े को। उन्होंने माफ़ी मांग ली है ना, इतना काफ़ी है, बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ। बाबा आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन आइंदा से कुछ ऐसा हुआ तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अब जाओ यहाँ से और एक अच्छा इंसान बनो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनों से बड़ों और औरतों को की रिस्पेक्ट करना सीखो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। आगे से तुम्हारी बात को ध्यान में रखते हुए अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। मन में कहता है, अब मैं अच्छा नहीं, बहुत बुरा इंसान बनूंगा। तुमने ठीक कहा, मुझे तुम छोड़ोगी नहीं, मैं भी तुम्हें कहाँ छोड़ने वाला हूँ, जंगली बिल्ली। वीरेन झूठी मुस्कान छोड़कर रमाकांत जी के घर से गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और हा हा करके हंसने लगता है। वीरेन के दोस्त गौरव को कुछ समझ नहीं आता है, वीरेन ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। गौरव वीरेन से कहता है, यार वीरू, तुझे ये क्या हो गया है? मैं तुझे समझ नहीं पाया हूँ, तूने उन लोगों से माफ़ी कैसे मांगी? वीरेन मल्होत्रा, और माफ़ी कुछ समझ नहीं आया। वो माफ़ी मैंने मजबूर होकर मांगी थी। अगर मैं मजबूर ना होता तो उन भिखारियों से माफ़ी, और मैं मेरी जूती भी ना मांगे उन भिखारियों से माफ़ी। ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन लोगों से माफ़ी मांगने को मजबूर हो गया? मेरी मजबूरी वो रमाकांत अंकल है, उसको पता चल गया है उस गोपी के साथ हमने बदतमीजी की थी।
उसे मैंने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन मुझ पर उसे विश्वास नहीं हुआ है। वो जानता है मैं इतनी आसानी से किसी के आगे झुकता नहीं हूँ। यार तू उस 2 कौड़ी के नौकर से इतना क्यों डर रहा है? वो तेरा क्या बिगाड़ लेगा? उससे डर नहीं रहा हूँ, मैं अपने बाप से डर रहा हूँ। अगर उस गोपी को कुछ हुआ तो रमाकांत को दर्द होगा। रमाकांत को चोट लगी तो दर्द मेरे बाप को होगा, क्योंकि रमाकांत मेरे बाप का खास है। मेरा बाप हमसे भी ज़्यादा प्यार और विश्वास इस रमाकांत से करता है। अगर इस लड़की को अभी कुछ भी हुआ तो सीधा शक हम पर ही जाएगा, और इस रमाकांत के बच्चे ने मेरे बाप को बता दिया तो वो मुझे बीच चौराहे पर ले जाकर गोली मार देगा। इसीलिए हम थोड़ा रुककर इस लड़की को सबक सिखाएंगे। इसने मुझे पब्लिक पैलेस में सब लोगों के सामने थप्पड़ मारा था, और आज सबके सामने फिर मेरी इसने इंसल्ट की है। मैं उसे कभी छोड़ूंगा नहीं। ओके भाई, उसने मुझे अच्छा इंसान बनने की सलाह दी है। अब मैं बहुत अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। हा हा हा। वहाँ से वो शोरूम चले जाते हैं। उधर रमाकांत जी वीरेन की वजह से बहुत चिंतित हो जाता है। मनोहर जी मजाकिया लहजे में, रमाकांत भाई किस ख्याल में खोए हुए हो? भाभी जी तो साथ ही में है, फिर किसकी याद सता रही है? कोई और भी है आपके ख्याल में? नहीं मनोहर, कोई और ख्याल में हो तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। अब बताओ बात क्या है, क्यों इतने चिंतित हो? मैं वीरेन को लेकर चिंतित हूँ। तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वो तो गोपी से माफ़ी मांगने आया था और मांग कर चला गया। चला तो गया, पर हमेशा के लिए नहीं। वो कुछ न कुछ गुल जरूर खिलाएगा। उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। उसकी हकीकत से तुम अभी वाकिफ नहीं हो। कोई नहीं यार, बाद की बाद में देखेंगे, अभी तो वो चला गया। गोपी आ जाती है। सच कहा आपने ताऊ जी, मुझे भी उसका माफ़ी मांगना झूठा लगा, क्योंकि उसके चेहरे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो सच में माफ़ी मांग रहा हो। उसका चेहरा कुछ और ही बता रहा था। तुमने ठीक पहचाना बेटा, आगे से तुम उससे सावधान रहना और उसे कभी भी उलझना नहीं। अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसे लोगों से दूर ही रहे तो अच्छा है। ठीक है ताऊ जी। मनोहर जी का परिवार अगले दिन अपने घर चले जाते हैं। गोपी माँ, बाबा, आज हमारा 12वीं का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है बिटिया, हम मिठाई का इंतजाम करते हैं। रिजल्ट तो आने दीजिए। गोपी रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करती रहती है। वो अपने रिजल्ट को लेकर बेचैन हुई जा रही थी। दोपहर बाद 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। जैसे अपना रिजल्ट देखा, गोपी की आंखें खुशी से छलक पड़ी। वो जानती थी कि उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो ऐसे पूरा जिला टॉप कर देगी। उसकी छोटी बहन राधा जाकर माँ माऊ जी को गोपी के रिजल्ट के बारे में बताती है। गोपी के माता पिता खुशी के मारे आंखें भर आई और अपनी बेटी की कामयाबी पर गर्व कर रहे थे। माँ बाबा यही रोते रहिएगा, क्या दीदी को बधाई नहीं देना है? अब चलिए। गोपी के माता पिता गोपी को गले से लगाते हैं और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। फिर गोपी के भाई और बहनें उससे चिपक जाती हैं। गोपी सभी को गले लगाकर प्यार करती है। गोपी के भाई और बहनें गोपी को अपने हाथों से बनाई हुई चीजें गिफ्ट करती हैं। सबका इतना प्यार पाकर गोपी खुशी से झूम उठी और उसकी आंखें भर आई। क्या दीदी, आपकी शादी थोड़ी ना हो रही है, ये तो खुशी का मौका है। आपने हमारे जिले का नाम रोशन किया है, तो ये आंसू क्यों? मुस्कुराइए, हंसिए, ये आंसू शादी के लिए बचा के रखिए।
मेरी माँ, ये आंसू खुशी के हैं। जब भी हम बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी हो जाते हैं तो दोनों भाव में हमारा दिल भावुक हो जाता है और आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसीलिए मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए, समझी? हाँ ठीक है, समझ गई। चलिए अब एंजॉय करते हैं। गोपी और गोपी के माता पिता को बधाई देने वालों का तांता लग गया था। सभी गोपी की कामयाबी पर खुशियां मना रहे थे। मनोहर जी सभी लोगों का मुंह मीठा करवा रहे थे। कुछ देर बाद स्कूल के सभी शिक्षक और गोपी के दोस्त, स्कूल के सभी स्टूडेंट्स गोपी के घर पहुंच गए थे। सभी लोग गोपी को बधाई दे रहे थे। शाम को रमाकांत जी का परिवार मनोहर जी के घर आता है। रमाकांत जी, देवकी जी गोपी को बधाई व आशीर्वाद देते हैं। पारुल और अंकित गोपी के गले मिलते हैं और बधाई देते हैं। सभी लोग मिलकर साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब कैसे उस गोपी को सबक सिखाओगे? वीरेन कुछ सोचता है और बोलता है, अभी हम लोग अपने घर चलते हैं। अगर मेरे पापा को पता चल गया ना हम कॉलेज से बंक मारकर यहाँ आए हैं, मेरा खर्चा बंद कर देंगे। इसीलिए अभी चलते हैं। इस गोपी का क्या करना है बाद में सोचेंगे। वैसे यार वीरेन, वो गोपी देखने में खूबसूरत होने के साथ टैलेंटेड भी है। तेरी जोड़ी खूब जचेगी, शादी कर ले, फिर तू उसके साथ कुछ भी कर सकता है। बोल यार, कैसा लगा हमारा आइडिया? अच्छा नहीं लगा तुम लोगों का आइडिया? मुंह बंद करो और चुपचाप चलो। सारे निकल जाते हैं और रास्ते भर वीरेन गोपी के बारे में सोचता है। सुबह वो घर पहुंच जाते हैं। मल्होत्रा जी, वीरेन के पापा, साहबजादे का कॉलेज का ट्रिप खत्म हो गया। जी डैडी, खत्म हो गया। वैसे कॉलेज वाले कहाँ ले गए थे? वीरेन घबराता है। मल्होत्रा जी को पता तो चल गया था वीरेन झूठ बोल रहा है। उसे डांटने फटकारने का फायदा तो था नहीं, इसीलिए वो चुप ही रहे। वीरेन कुछ दिन से चुप सा रहने लगा। घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाता था। पढ़ाई में बिजी रहने लगा। दोस्तों से भी ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। कुछ दिन में उसके कॉलेज के एग्ज़ाम हो गए। उसने एग्ज़ाम भी अच्छे से दिए। एक अच्छे इंसान की तरह समय पर घर आता था और समय पर खाना पीना। ज़्यादा वक्त वो घर पर ही बिताता था। उसके दोस्त उसके बिहेवियर से हैरान थे। अचानक इसे क्या हो गया है? रामपुर से आने के बाद क्यों ये इतना बदल गया है? सब लोग बदलाव की वजह पूछते तो वो कुछ नहीं बताता था। 2 महीने बाद एक दिन वीरेन सुबह ही अपने पापा के पास आता है और पापा के सामने चुपचाप खड़ा होता है। तब उसके पापा उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं और कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, तुम सुधरने वाले तो हो नहीं। ये लॉकर की चाबी है, जितना चाहिए पैसा ले लो, दफा हो जाओ मेरी नज़रों से। तुमने मुझे बर्बाद करने की ठान ली तो यही सही। तुम्हारी वजह से कितनी बार मुझे लोगों के सामने जलील होना पड़ा है। और भी कुछ बाकी करना रह गया है तो वो भी इच्छा पूरी कर लो। तुम जैसी औलाद ईश्वर किसी को भी ना दे। फिर भी वीरेन कुछ नहीं बोलता है, बस खड़ा रहता है। ऐसे बुत बनकर क्यों खड़े हो? जाओ यहाँ से। पापा, मुझे पैसे नहीं, कुछ और चाहिए। मल्होत्रा जी को कुछ समझ नहीं आया और वो कुछ देर वीरेन की ओर देखते रहे। वीरेन नजरें झुकाकर खड़ा रहा। अब तुम्हें क्या चाहिए? वो भी बको। मैं आज तुम्हारी हद देखना चाहता हूँ। तुम कितना नीचे गिरते हो। पापा, आई एम सॉरी। मैंने आज तक जितनी भी गलती की है उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके लाड़ प्यार का नाजायज फायदा उठाया। मैं इतना नीचे गिर गया था कि अपने पापा, अपने परिवार की इज्जत का भी ख्याल नहीं आया। जो जी में आया वो करता गया। हाँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मैंने आपके मान सम्मान को ठेस पहुँचाई है। मुझे अब सब समझ आ गया है मैं कितना गलत था। पापा, पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और काम भी करूँगा। अब ये कौन सा गेम खेल रहे हो हमारे साथ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम सुधर सकते हो। जो ये सुधरने का नाटक कर रहे हो ना, इसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। बोलो, क्या चाहिए? वीरेन रोते हुए कहता है, पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं।
वीरेन को रोता देखकर मल्होत्रा जी सोचते हैं, क्या सच में वीरेन बदल गया है? अगर ये बदलाव बदल रहा है तो इसकी बदलाव की वजह क्या है? वीरेन वहां से जैसे जाने लगता है, वैसे ही उसके पापा उससे रुकने को बोलते हैं और कहते हैं, वीरेन क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारे इस बदलाव का कारण क्या है? तुम्हें यूं अचानक क्या हो गया है? कुछ नहीं पापा, बस मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ और कोई बात नहीं। पापा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। क्या? मैंने आपसे उस दिन झूठ बोला था। कॉलेज की तरफ से गए थे। हम कॉलेज से बंक मारकर रामपुर घूमने गए थे। मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो, मगर ये पता नहीं था कि तुम रामपुर अय्यासी करने गए हो। वहाँ क्या गुल खिला कर आए हो? ऐसे ही तुम वहाँ से चुपचाप लौट कर तो नहीं आए होंगे, कुछ न कुछ कांड तो किया ही होगा। अब मुझे समझ आ रहा है, अपना गुनाह छुपाने के लिए अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो। नहीं पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप चाहे तो रमाकांत अंकल से पूछ सकते हो। मैं उनसे मिला था और अपना मोल भी देख कर आया हूँ। और आप जानना चाहते हैं ना, मुझ में ये चेंजेस कैसे आए हैं? मुझे उनकी कही बातें इतनी अच्छी लगी कि मैं उसकी बातों से प्रेरित हुआ कि खुद के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। तब से मैंने गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर चलने की ठानी है। वो कौन है जो तुम्हें गलत से सही रास्ते पर ले आया? वीरेन मल्होत्रा को जिसने बदल दिया, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बता वो कौन है? अभी नहीं, वक्त आने पर आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब मैं जी जान लगाकर पढ़ूंगा और साथ ही कुछ काम भी करूंगा। अगर तुम सच में बदल गए हो और काम करना चाहते हो तो तुम्हें कहीं और काम करने की क्या जरूरत है? अपनी कंपनी ज्वाइन करो और अपने भाई विराट से काम करना सीखो। वो तुम्हें सब कुछ अच्छे से सिखा देगा। विनय अपने पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और खुश होकर अपने रूम में चला जाता है। फिर तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आता है। घर के बाकी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वीरेन को इस तरह सूट बूट में देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। ये सूरज आज सही दिशा से निकला है ना? मैं ये क्या देख रहा हूँ? आज साहबजादे इस लुक में कैसे? कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? और अपने हाथों से अपने गालों पर मारता है। विराट बेटा, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है। वीरेन ऑफिस जाना चाहता है। पापा ये चमत्कार कैसे हो गया? कुछ समझ नहीं आया। वो तो उसी को पता है। पर वीरेन अब बदल गया है और वो काम करना चाहता है। तब वीरेन की मम्मी गीता जी कहती है, सुनिए जी, आपने फोर्स किया ना मेरे बच्चे को कंपनी ज्वाइन करने के लिए। जरूर आपने ही इसे काम करने के लिए मजबूर किया होगा। क्यों जी, अभी तो मेरे बच्चे के खेलने खाने के दिन है। इतनी छोटी उम्र में आपने इसके सर पर कंपनी की जिम्मेदारी डाल दी। आप चुप रहिए गीता जी। आपके अंधे लाड़ प्यार के चलते वीरेन गलत रास्ते पर चलने लगा था। जिस प्रकार ज़्यादा मीठा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, उसी प्रकार माता पिता का हद से ज़्यादा लाड़ प्यार बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो आप उसे रोक रही हो। मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं। मैं लाइफ में कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ। मैं भाई की तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। पापा ने मुझे मजबूर नहीं किया है ऑफिस जाने के लिए। मैं अपनी मर्जी से तैयार हुआ हूँ, इसीलिए आप मेरी चिंता ना करें। अब देखिए आपका बेटा क्या करता है। मेरा मतलब है कि मैं अपने डैडी और भाई के नक्शे कदम पर ही चलूँगा। गीता जी, जैसी तेरी मर्जी। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ सदैव रहेगा। वीरेन अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वीरेन के बड़े भाई विराट की शादी हो चुकी है। उसकी भाभी श्वेता है। पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है।
वीरेन अब अपना बिजनेस संभालना चाहता है। हाँ विराट, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा वीरेन समझदार हो गया है। विराट बेटा, अब ये तेरे अंडर काम करेगा। तुम इसे सब कुछ समझा देना और साथ ही साथ इस पर नज़र भी रखना। मुझे अभी भी वीरेन पर पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा है। सच में वीरेन बदल गया है या वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। लेकिन जो भी हो, कम से कम वो काम करने के लिए खुद ही तैयार तो है। पापा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। वीरेन मन लगाकर काम सीखने लगा। जो काम नहीं आता था वो अपने भाई से सलाह लेकर आगे बढ़ता था। समय पर ऑफिस जाना, समय पर घर आना, घर आकर भी काम के सिलसिले में भाई से सलाह लेता था और काम खत्म करके सबके साथ बैठकर हंसी मजाक भी करने लगा था। वीरेन को इस रूप में देखकर मल्होत्रा जी और विराट बहुत खुश थे। वीरेन अपने दोस्तों से भी कम ही मिलता था। कुछ ही दिनों में वीरेन ने सब कुछ संभाल लिया और काफी हद तक काम करना भी सीख लिया था। वीरेन के कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया था। बहुत ही अच्छे अंकों से वो पास हुआ। उसका रिजल्ट देखकर मल्होत्रा जी अचंभित हो गए। उन्हें विश्वास होने लगा, वाकई वीरेन में बदलाव आ रहा है। जब वीरेन अपने पापा के पास आया तो मल्होत्रा जी ने वीरेन को अपने सीने से लगाकर प्यार किया और आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे, मुझे अब तुम पर विश्वास होने लगा है। मेरी वर्षों की तपस्या शायद अब मुकम्मल हो रही है। पापा, आपको अब मैं शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर घर पर आराम कर सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी मैं और भाई उठाएंगे। अब मेरी जिम्मेदारी तुम दोनों उठाने लगे हो तो मैं निश्चिंत होकर घर पर आराम कर सकता हूँ। उधर गोपी भी अपने कॉलेज एडमिशन में लगी हुई है। टेस्ट बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। उसके नंबरों को देखते हुए उसे आगे की पढ़ाई के लिए रामपुर के सबसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिल जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से गोपी और उसके माता पिता को गोपी की आगे की पढ़ाई की चिंता सताई जा रही थी। लेकिन स्कॉलरशिप मिलने से गोपी को आगे की पढ़ाई के लिए दिक्कत थोड़ा कम हो गई। गोपी बहुत खुशी थी। उसके सपने अब धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। उसके सपने बहुत बड़े थे। बड़े सपने पूरे करने के लिए मेहनत भी बड़ी करनी है। इसीलिए वो और भी मन लगाकर पढ़ने लगी थी। साथ साथ वो अपने माँ बाबूजी के कामों में हाथ भी बटाती थी। साथ ही भाई और बहनों को पढ़ाई में मदद भी करती थी। समय बीतता गया और 7-8 महीने गुजर गए थे। 7-8 महीने बाद वीरेन ने रामपुर का काम संभालने की बात अपने पापा और भाई के सामने रखी। पापा, भाई, आप लोग अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं रामपुर का काम देखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ का काम तो आप लोग देख ही रहे हैं। वहाँ रमाकांत अंकल अकेले हैं। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। फिर वो जगह मुझे बहुत पसंद आई है। बेटा, अगर तुम लगन और मेहनत से काम करना चाहती हो तो कहीं भी कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम अपने पापा और अपने घर की मान मर्यादा को कोई आंच नहीं आने दोगे। अगर तुम वहाँ का काम देखना चाहते हो तो कल ही निकल जाओ। वीरेन खुश होकर, ठीक है, मैं कल ही निकल जाता हूँ। अगले दिन वीरेन सबसे आशीर्वाद लेकर रामपुर के लिए निकल जाता है। शाम को वो अपने शोरूम पहुँच जाता है। रमाकांत जी ऑफिस की फाइलों में बिजी थे। उन्होंने वीरेन को देखा नहीं। तब वीरेन आवाज लगाता है, अंकल। रमाकांत जी वीरेन को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, वीरेन बाबा, आप यहाँ? हाँ अंकल, मुझे पापा और भाई ने आपके साथ काम करने के लिए भेजा है, क्योंकि यहाँ काम ज़्यादा है और आप अकेले संभालने वाले, इसीलिए मुझे आपकी हेल्प के लिए यहाँ भेजा है। वीरेन बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरी मदद करना चाहते हैं। पर इतने में रमाकांत जी के पास वीरेन के पापा रघुनाथ जी का कॉल आता है। वीरेन के बारे में सब कुछ बताती है। रमाकांत, अब वीरेन आपके साथ काम करेगा। मैंने उसे वहाँ भेजा है। इन 8 महीनों में वो बहुत बदल गया है। अब वो पहले वाला वीरेन नहीं रहा।
वो अब एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे काम करना सिखाएं। मैं आपसे ज़्यादा विश्वास और किसी पर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है सर, मैं वीरेन बाबा के लिए बहुत खुश हूँ। वो अब सही रास्ते पर चलने लगे हैं। लेकिन रमाकांत जी असमंजस में पड़ गए। वो मन ही मन में कहती है, क्या सचमुच वीरेन बाबा बदल गए हैं या इस बदलाव के पीछे कोई राज है? मुझे इस पर नजर रखनी होगी, कहीं ये गोपी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अगले दिन वीरेन रमाकांत जी से अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मांगता है। रमाकांत जी सारी डिटेल निकालकर वीरेन को दे देता है। वीरेन पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम संभाल लेता है। कुछ ही दिनों में वीरेन ने सारा काम संभाल लिया और किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया। सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहने लगा था। वीरेन को वहाँ काम करते हुए 4 महीने गुजर गए थे। इन 4 महीनों में उसने सिर्फ काम किया और कुछ भी नहीं। अब रमाकांत जी को भी वीरेन पर विश्वास होने लगा था। वाकई वीरेन बाबा बदल गए हैं। मैं यूं ही शक कर रहा था। रमाकांत जी ने राहत की सांस ली और फ्री माइंड से काम करने लगे। कुछ दिन बाद रमाकांत जी अपने घर रामपुर जा रहे थे। इतने में वीरेन आया और कहता है, अंकल कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं आज घर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जाइए। रमाकांत जी जाने के लिए निकल जाती है। कुछ दूर जाकर लौट आती है और वीरेन के पास जाकर कहती है, वीरेन बाबा हमारे घर आप भी चलिए। नहीं अंकल, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? आप जाइए और मुझे बहुत सारा काम करना है। कोई नहीं, कुछ देर रुककर वापस आ जाइएगा। चलिए चलते हैं। वीरेन जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों घर पहुंच जाती है। जैसे डोरबेल बजती है वैसे ही गोपी दरवाजा खोलती है। रमाकांत जी के पैर छूकर खड़ी होती है। साथ में वीरेन को देखकर चौंक जाती है। तुम? वीरेन भी गोपी को देखकर चौंक जाता है। बिना कुछ बोले ही उससे नजरें फेर लेता है। गोपी रमाकांत जी से अकेले में जाकर कहती है, ताऊ जी ये यहाँ आपके साथ कैसे? रमाकांत जी गोपी को वीरेन के बारे में सब कुछ बताती हैं। वो अब पहले वाला वीरेन नहीं है। वो अब सुधर गया और अपना बिजनेस संभाल रहा है। यहाँ मैं लेकर आया हूँ, कुछ देर में चला जाएगा। फिर कुछ देर बाद खाना पीना खाकर वीरेन वहाँ से वापस चला जाता है। ताऊ जी मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसके जैसे लड़के सुधरते नहीं है, सुधरने का नाटक करते हैं। आगे से आप इसे यहाँ लेकर मत आइएगा। गोपी बेटा, मैं भी पहले यही सोच रहा था। वीरेन नाटक कर रहा है, पर इन 4 महीनों में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि वो नाटक कर रहा है। एकदम चेंज हो गया है। अब उसको दिन दुनिया की कोई खबर नहीं है। इन सब से बेखबर होकर अपने काम में व्यस्त रहता है। अब मुझे उस पर पूरा विश्वास हो गया है। वैसे मैं उसे परखने के लिए यहाँ जानबूझकर लाया था। तुझे इसलिए यहाँ बुलाया था या तुझे देखकर उसका क्या रिएक्शन होता है, मगर कुछ उल्टा ही हुआ। वो तो तुझे देखकर नजरें चुराकर आगे बढ़ गया। इससे पता चलता है कि वो अब पूरी तरह बदल गया है। ताऊ जी मुझे तो उस पर अभी भी विश्वास नहीं है। जो भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना है। नहीं बेटा, अब तुम भी उस पर विश्वास कर सकती हो। गोपी बेटा, मैं आज मेरे सर रघुनाथ जी के लिए बहुत खुश हूँ। वो बहुत ही अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं किया। उनका व्यवहार हमेशा एक जैसा रहा है। हमेशा वो जमीन से जुड़े रहे। गरीब लोगों से उन्हें काफ़ी लगाव है। वो कुछ दिन गरीब लोगों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं और अपने पिता के नक्शे कदम पर उनके बड़े बेटे विराट बाबा भी चल रहे हैं।
इसीलिए तो वो लोग इतने सक्सेसफुल हैं। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला आदमी कभी धोखा नहीं खाता है। लेकिन वो वीरेन की वजह से बहुत दुखी रहते थे। अब वीरेन भी अपने भाई और पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगा है। इसीलिए मैं भी उन सब के लिए बहुत खुश हूँ। जिस चीज़ की चिंता मुझे सता रही थी वो भी अब खत्म हो गई है। कुछ दिन बाद गोपी और गोपी की दोस्त कॉलेज से घर जा रहे थे। अचानक ही बारिश हो गई तो वो भीगती हुई घर जा रही थी। वीरेन किसी काम से वहीं आया हुआ था। उन लोगों को भीगते देखकर वो अपनी कार उनके पास ले जाकर रोकता है। वीरेन अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर हाथ का इशारा कर बैठने को बोलता है। गोपी बारिश की वजह से वीरेन को ठीक से देख नहीं पाती है और सभी लड़कियां गाड़ी के पास जाती है। गोपी वीरेन को जैसे देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारा पीछा कर रहे हो क्या? मैं किसी का पीछा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से गुजर रहा था। तुम लोगों को इस तरह बारिश में भीगते हुए देखकर यहाँ आ गया। अब जल्दी बैठो। गोपी की दोनों दोस्त जैसे गाड़ी में बैठने लगती है, गोपी उन्हें अपनी तरफ खींचती है और बोलती है, हमें तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठना, बारिश में भीगने की हमें आदत है और तुम लोग बिना सोचे समझे किसी की भी गाड़ी में बैठ जाती हो। चलो यहाँ से, वीरेन से कहती है। सुना नहीं तुमने? यहाँ से जाओ, मत बैठो। मुझे क्या? वो वहाँ से चला जाता है। यार गोपी, क्यों नहीं बैठने दिया तुमने हमें? यार आज हमें मर्सिडीज में कार में बैठने का मौका मिला था, वो भी तेरी वजह से हाथ से निकल गया। क्या कार थी, और इतना अमीर हैंडसम लड़का खुद हमारे पास चल कर आया और तूने उसे डांट कर भगा दिया। आखिर क्यों यार? वैसे गोपी, वो हमें कैसे जानता है? वो तुम्हें नहीं, मुझे जानता है। वो बहुत ही बुरा इंसान है जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी। यही था, बहुत ही घमंडी और बदतमीज है। उसकी गाड़ी में बैठने को इसीलिए तुम्हें मना किया था। कहाँ बदतमीज है यार, इतना अच्छा तो है। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। बेचारा, तूने उसके साथ कैसा बिहेव किया, फिर भी वो चुपचाप चला गया। ज़्यादा उसकी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। गोपी मन ही मन में सोचती है, सच में ये वीरेन बदल गया है या इसके मन में कुछ और है। पता नहीं मैं उस राक्षस के बारे में क्यों इतना सोच रही हूँ। गोपी इस ख्याल में कब घर पहुँच गई पता नहीं चला। घर पहुंचकर फ्रेश होती है और घर के कामों में लग जाती है। रात का खाना खाकर गोपी अपने माँ बाबूजी को वीरेन के बारे में बताती है, कैसे वो उसे गाड़ी में बैठने का बोल रहा था। मैंने उसकी गाड़ी में बैठने के लिए मना कर दिया था। क्यों मना किया? बैठकर आ जाते। रमाकांत जी कह रहे थे कि वो अब पहले जैसा नहीं है, एक जिम्मेदार और सुलझा हुआ लड़का है। इतने बड़े घर का लड़का तुम्हारी मदद कर रहा था और तूने उसे डांट कर भगा दिया। माँ बाबूजी, मुझे ना उस पर आज भी विश्वास नहीं है। मुझे उसका व्यवहार पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। इतने में गोपी की छोटी बहन अंजू कहती है, दीदी आपको तो सीआईडी में होना चाहिए था, शक करने की भी हद होती है। अब उस बेचारे पर रहम भी करो। तुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। हाँ तो क्यों नहीं होगी, दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। अब क्यों लड़ रही हो? तुम दोनों कॉलेज नहीं जाना है? दोनों एक ही स्वर में बोली, हाँ जाना है। दोनों तैयार होकर अंजू स्कूल में और गोपी और उसके भाई बहन स्कूल कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। गोपी अपने ख्यालों में गुम जल्दी जल्दी कॉलेज जा रही थी तो न जाने उसे ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मन ही मन में सोचती है, क्या मेरा कोई पीछा कर रहा है या मेरा कोई भ्रम है। यही सोचते हुए वो कॉलेज पहुंच जाती है। गोपी अपने ख्यालों में गुम जल्दी जल्दी कॉलेज जा रही थी। न जाने उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो रुककर इधर उधर देखती है, उसको कोई दिखता नहीं है तो मन ही मन में सोचती है, यहाँ कोई था या मेरा कोई भ्रम है।
इतने में वो कॉलेज पहुंच जाती है। शाम को जब कॉलेज की छुट्टी के बाद कॉलेज के बाहर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, इतने में उसको ऐसा लगा जैसे वीरेन की गाड़ी उसके पास से गुजरी है, लेकिन वो उसे ठीक से देख नहीं पाई। इतने में उसकी सारी फ्रेंड्स बाहर आ जाती हैं। गोपी चलो, लेकिन गोपी सड़क की तरफ एकटक होकर देख रही थी। उसे आभास ही नहीं हुआ कि उसकी दोस्त उसके पास खड़ी है। इतने में वो लोग गोपी को आवाज लगाती है, गोपी मैडम उधर क्या देख रही हो। तब गोपी की तंद्रा टूटती है, तुम लोग कब आए, जब तुम किसी के ख्यालों में खोई हुई थी। हमें भी तो बताओ, तुम्हारे दिल का राजकुमार कौन है। चुपचाप चलो यहाँ से, राजकुमार और मेरा तुम लोगों ने कौन सी गलतफहमी पाल रखी है। तब सब हंसने लगती है और घर के लिए निकल जाती है। 2 साल बाद, इन 2 सालों में वीरेन ने भी सारा बिजनेस संभाल लिया था, साथ ही एक अच्छा बेटा, अच्छा भाई और एक अच्छा इंसान खुद को साबित कर दिया था। उसके पिता जिस तरह अपने बड़े बेटे पर गर्व करते हैं, उसी तरह वीरेन पर भी गर्व करने लगे। रमाकांत जी को भी वीरेन पर पूरी तरह यकीन हो गया था। रघुनाथ जी गीता जी से कहती हैं, अब वीरेन भी अपनी जिम्मेदारी उठाने लगा है और वो अब शादी के लायक भी हो गया है, तो उसे शादी के लिए पूछो। हाँ कहता है तो आगे बात बढ़ाती है। मेरे बिजनेस पार्टनर की लड़की मुझे पसंद है। हमारे वीरेन के लिए और भी कई रिश्ते आ रहे हैं। तब तक वीरेन आ जाता है। किसकी शादी की बात हो रही है। तेरी शादी की बात हो रही है। क्या मेरी शादी की बात मुझे पूछे बिना। अरे भाई, तुम्हें पूछकर ही बात आगे बढ़ाएंगे। अब बोलो, शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्यों नहीं करना चाहते हो। अब तुम जीवन में एक कामयाब इंसान बन गए हो, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो। बेटा, तुम्हारी शादी करके मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। तुम बोलो तो मेरा बिजनेस पार्टनर और मेरा सबसे अच्छा दोस्त अपनी लड़की की शादी तुमसे करना चाहता है। बस तुम्हारी हाँ की देरी है। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें कोई और पसंद है तो भी बताओ, हम तुम्हारी शादी उसी लड़की से करवा देंगे। तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। वीरेन कुछ देर चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। उसकी चुप्पी देखकर रघुनाथ जी कहती हैं, चलो कोई बात नहीं, अभी शादी नहीं करना चाहते हो तो हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर। मम्मी पापा, मैं शादी करना चाहता हूँ, पर शहर की लड़की नहीं, गांव की लड़की से करना चाहता हूँ। मुझे कोई और पसंद है, मैं उससे ही शादी करना चाहता हूँ। वो कौन है जिस पर हमारे बेटे का दिल आ गया है। वीरेन अपने पापा की बात सुनकर थोड़ा झेप सा जाता है। कौन है वो लड़की। क्या गोपी ही वो लड़की है जिसे वीरेन पसंद करता है। कहानी में आगे क्या होने वाला है जानेंगे कहानी के अगले भाग में। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।